हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ सक्सेस केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का। और मेरा नाम अभिनेश तिवारी। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग गैस स्टेट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। गैस स्टेट में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस किया था। और जैसा अगर आपने मान लो अब तक के लेक्चर नहीं देखे, आप चैनल में नए हो, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप वीडियोज़ के लिंक और चैनल के लिंक दोनों अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको मान लो नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि मान लो ये हमारा एक वेसल है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक वेसल है। अगर उसमें कई गैस है, मान लो P1, P2, P3, then the total pressure of the gas will be equal to P1 plus P2 plus P3। और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमें ये मिला था कि पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 या A, तो इट विल बी टोटल प्रेशर। तो ये हमको मिला था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, और इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, चलिए अगर हम आज आगे बात करें तो वो है इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। देखो जैसे मान लो, लेट मी सपोज दैट ये एक चेंबर है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे गैस फिल्ड है, यहाँ पे गैस फिल है। ठीक है, अगर मैं चेंबर की बात करूँ, यहाँ से गैस निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से गैस निकलेगी। तो इसी चीज को, गैस के निकलने को किस रेट से निकलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। तो आप इफ्यूजन को चाहो तो नोट कर सकते हो। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए गैस, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए गैस फ्रॉम ए होल, from a hole, escaping tendency of a gas from a hole under pressure, under pressure। देखो गैस विदाउट प्रेशर तो निकलेगी नहीं। अगर ये सब कुछ सिचुएशन कंडीशन सेम होगी, जितना प्रेशर इधर है जितना प्रेशर इधर होगा, अगर दोनों साइड प्रेशर सेम रहा तो क्या गैस निकलेगी? जी हाँ, गैस बिल्कुल नहीं निकलेगी। क्यों? क्या प्रेशर कांस्टेंट नहीं निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। लेकिन प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। अगर वही बात करें हम डिफ्यूजन की, अब ये जो गैस निकली है, अगर इसको मैं किसी होल के थ्रू, अगर ये जो गैस निकली है, अगर मैं इसे किसी होल के थ्रू किसी गैस में इंटरमिक्स करा दूं, क्या करा दूं? इंटरमिक्स करा दूं, तो इसी को बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। बेसिकली दोनों बातें सेम है, क्योंकि जिस रेट से निकलेगी उसी रेट से जाती है। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन बेसिकली सेम है, पर डिफिनेशन में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। तो नोट कर लेना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ए गैस, मिक्सिंग ऑफ ए गैस फ्रॉम ए होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, फ्रॉम ए होमोजेनियस मिक्सचर, इंटरमिक्सिंग ऑफ ए गैस। मैंने क्या कहा कि जब ये गैस होल से निकली वो बात ठीक थी, वो अपनी जगह थी, वो इफ्यूज हुई। लेकिन डिफ्यूज कब होगी? जब उसी गैस को उसी होल से हम इसमें पास करा देंगे, दैट विल कॉल डिफ्यूजन। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन बेसिकली चीजें सेम है, एक ही चीज है, एक ही बात है। पर ये नहीं है कि मतलब अगर आपसे डिफिनीशन पूछा है, डिफिनीशन डिफरेंस है, वो इफ्यूज हो रही है, वो डिफ्यूज हो रही है। कहते हैं ना, अरे यार सीआईडी देखते हो ना आप लोग, हाँ वही सीआईडी जो कहते हैं, अरे दया बम डिफ्यूज करो। तो बम डिफ्यूज करना और इफ्यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों अलग अलग बातें हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की, रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, अगर रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन देखा जाए, चलिए एक बात करते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। एक बात बताओ आप मुझे, रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो ये बातें हो रही है, रेट, एक बात तो रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? कोई चीज किस टाइम से, समझ रहे हो, किस टाइम से, किस टाइम पीरियड में मूव कर रही है, उसके बेसिकली डिपार्ट में। अगर हम यहां पर बात करें इफ्यूजन अंडर प्रेशर पे,
गैस मूव करेगी किस फॉर्म में, या तो मोल फॉर्म में और वॉल्यूम में। और बता दो, अगर आपको जाना है तो अपनी बॉडी के मास के साथ जाओगे ना, तो ऐसा तो है नहीं आप बोलोगे अच्छा बॉडी की आत्मा चली जाए मैं बाद में जाता हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी जाएगी, मूव करेगी। वैसे जब गैस मूव करती है तो मोल जाएगा या तो वॉल्यूम जाएगी। ये तो कह नहीं सकते ना कि गैस का प्रेशर मूव कर जाए, गैस का प्रेशर डिफ्यूज कर जाए, गैस का प्रेशर डिफ्यूज कर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो बोलो। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है, आपके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप महान हो, उतने महान हम नहीं है। तो गैस जो है वो मोल या वॉल्यूम के थ्रू पास करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गैस का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पे कितना इफ्यूज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन R, या फिर V/T। लिखना द अमाउंट ऑफ गैस, तो अमाउंट के ब्रैकेट में लिखना है अमाउंट ऑफ गैस के बाद मोल और वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ गैस मोल और वॉल्यूम इफ्यूज्ड एट ए टाइम। लिखना द अमाउंट ऑफ गैस इफ्यूज और डिफ्यूज एट पर यूनिट टाइम, एट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इफ्यूजन। देखो मुद्दा ये है कि आपको डिफिनीशन याद है, मैं वो कहता ही नहीं आप याद करो, जरूरत ही क्या है याद करने की, बस हमको ये समझ, ये फील आना चाहिए क्या 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 इसका जो है गैस का क्या वो पार्ट है जो इफ्यूज या डिफ्यूज होगा। हाँ तो हमें पता है वो क्या है, वो या तो मोल है या फिर वॉल्यूम है, या तो मोल है या फिर वॉल्यूम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोल या वॉल्यूम है इसका मतलब मोल या वॉल्यूम किसी टाइम पे ही तो जाएगा। ये रटो नहीं, रटना नहीं बिल्कुल, फिर रट रहे हो क्यों, ना रटो। तो R इक्वल टू N/T या फिर B/T, दैट मीन्स या फिर मोल पर यूनिट टाइम हो या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो। मतलब ये है कि गैस या फिर यहां से ऐसे मूव कर जाए या उसका वॉल्यूम मूव कर जाए, उसका मोल मूव कर जाए, बात एक ही है, क्योंकि मोल और वॉल्यूम में भी रिलेशन है। मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। इफ द अगर 24.2 को मैं देखूं तो एक कांस्टेंट है, देन द मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चाहे वॉल्यूम फ्लो करे चाहे मोल फ्लो करे, बात एक ही है वे भी। और अगर पीवी को NRT से देखते हो तो प्रेशर को तो आपने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा हुआ है, तब भी आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ते हैं कि वॉल्यूम को हम मोल्स के साथ डील कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम मोल के साथ डील कर सकते हैं। तो ये बात थी रेट ऑफ इफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन की, नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर चलते हैं, मतलब इसी रेट ऑफ इफ्यूजन है रेट ऑफ डिफ्यूजन के बाद अगले टॉपिक के चलते हैं, जिसका नाम है ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो यार, अब आप यहां कंफ्यूज मत होना ना, डिफ्यूजन कहेगा या इफ्यूजन कहेगा, फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है। तो अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, इन्होंने ये बताया कि रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ देयर मास, inversely proportional to under root of their mass. R is inversely proportional to root m or R is inversely proportional to density root d at constant temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब √d बेसिकली ये बोलते हैं। इसको हम एक चीज ऐसा ये भी लिख सकते हैं कि ये तो हो गई कब की बात, जब आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसको एक चीज और भी आप लिख सकते हो, देखो एक्चुअल में मैं इसको थोड़ा तोड़ देते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें इसके R1/R2 की, क्या हो जाएगा M2/M1 दैट विल इक्वल टू D2/D1। एक बात बताओ, R1 क्या था, वो हमारा यह था N/T, दैट मीन्स N1/T1
अपॉन N2 अपॉन T2। अगर N के फॉर्म में नहीं करना तो वॉल्यूम में कर लो, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2। ये हो गया, नोट कर लो इसे। ये हुई मुद्दे वाली बात पूरी पूरी। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट एम, और R इज इनवर्स, मतलब इनवर्स 1 अपॉन रूट एम को डायरेक्टली बोल सकते हैं, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी। तो अगर आप 1 अपॉन बोलते हो तो आप डायरेक्टली बोलोगे, और अगर आप सिर्फ कहते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो आप रूट डी बोलोगे। ठीक है, तो यहां तक अपना ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हुआ। आइए इस पर बेस से क्वेश्चन करते हैं, नोट करिएगा। ए सैंपल ऑफ ए गैस O2, a sample of gas O2 through a hole in 122 मिनट। मतलब एक ऑक्सीजन गैस है आपकी, ठीक है, वो किसी होल के थ्रू पास हो रही है, कितने में, 122 मिनट में। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड SO2 टेक प्लेस, हाउ लॉन्ग SO2, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग LONG, हाउ लॉन्ग SO2 टेक्स प्लेस। लॉन्ग का मतलब अब आ गया टाइम से रिलेटेड, टी पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग SO2 टेक्स प्लेस अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन मतलब जो कंडीशन O2 के लिए थी वही कंडीशन SO2 के लिए है। अंडर सेम कंडीशन द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजेस, द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजेस थ्रू द सेम होल। कह रहा है कि एक ऑक्सीजन गैस है वो 122 मिनट में पास हो रही है। आपने क्वेश्चन लिख लिया तो एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कर लो, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर मैसेज कीजिए। ठीक है, और देखिए एक गैस है O2 आपकी 122 मिनट में वो क्या हो रही है, इफ्यूज हो रही है, कि मतलब 122 मिनट में इफ्यूज हो रही है। और सल्फर डाइऑक्साइड का इफ्यूजन टाइम आपको बताना है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का इफ्यूजन टाइम आपको बताना है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के इफ्यूजन टाइम की बात करें तो हमने T मान लिया है। ठीक, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि जो वॉल्यूम है V1, दैट मीन्स VO2 इक्वल टू VSO2, वो इक्वल है। अगर मैंने इसे टाइम T1 मान लिया और इसे मैंने T2 मान लिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। ये फॉर्मूला लगाओ आप, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, और ये T1 अपॉन T2 ऊपर जाएगा तो देखो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ, क्योंकि सारी चीजें तो कंडीशन सेम है तो रूट M2 बाई M1 लगा दो, M2 बाई M1। आ जाओ, V1 और V2 सेम है, दैट मीन्स VO2 इक्वल टू VSO2 आपको गिवन है, और अगर आपको VO2 VSO2 गिवन है दैट मीन्स V1 विल बी इक्वल टू V2। इफ द V1 विल बी इक्वल टू V2 देन इन दैट केस V1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 कौन है, ऑक्सीजन है, 2 कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। चलो इसके लिए टाइम, 2 के लिए टाइम पता करना है। ये 122 है और 2 हमको दिया, T1 हमको दिया हुआ है। हाँ, T1 हम ये ऐसे, T1 हमको पता है क्या है, O2, सॉरी T1 हमने O2 को माना है ना। हाँ, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर आएगा T2 के फॉर्म में, इसका मोलर मास 64, ये हो जाएगा 0.32, तो इक्वल हो जाएगा रूट 2। यहाँ से सॉल्व करोगे T2 विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू 122 मिनट। तो ये गैस इतने टाइम में जो है इफ्यूज होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की है। अभी कुछ और टर्म्स और कंडीशंस है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। इस वही है, ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड ही है। अगर ग्राहम्स लॉ के अगले टॉपिक पे मूव करें वो ये है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, लिखिएगा, अगर प्रेशर नहीं कांस्टेंट है दैट मीन्स इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय रूट एम हो जाएगा। ठीक है, R जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय रूट एम हो जाएगा। और अगर हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर नॉट कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट नहीं है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट टी एम विल बी इक्वल हो जाएगा। मतलब जो आपका R है वो P बाई रूट टी एम के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम R की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट टी एम हो जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में होता है। अच्छा, अगर इनिशियली हम सेपरेशन की बात करें, लिखिएगा हेडिंग द मोल्स ऑफ escaping ऑफ ए गैस, ऐसा लिखिएगा द अमाउंट ऑफ escaping ऑफ ए गैस, द अमाउंट ऑफ escaping ऑफ ए गैस। अगर उसकी बात करें, मान लो हमारा ये एक कंटेनर है, ठीक, ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पे N1 मोल है, ठीक है, N1 और N2 है, ठीक, यहाँ से गैस इफ्यूज हो गई, क्या होगी जरा बताओ, N1 आउट, कितना बाहर निकली, मैं उसे N1 आउट मान रहा हूँ। दूसरी जो लिखी उसको मैं मान रहा हूँ N2 आउट, N1 आउट और N2 आउट मान रहा हूँ। चाहो तो आप N1 डैश और N2 डैश भी मान सकते हो, तो मैं डैश नहीं मान रहा हूँ, आउट मान रहा हूँ। आपकी मतलब डैश भी मान सकते हैं, कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं यार, इसके लिए गुस्सा हो जाते हो। अच्छा, आ जाओ, नाराज नहीं होते हैं, ठीक है। आइए अगर हम रेट की बात करें तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, R1 विल बी इक्वल टू, जरा बताना, एक मिनट, हाँ चलिए, अगर हम R1 की बात करें तो ये क्या होगा, R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, R1 5 की नहीं, हाँ उसका आइए थोड़ा चेहरे पे, क्या बात है। तो आइए बच्चा, आइए आ जाइए, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुस्कुराते, अभी गाने भी लगोगे, मुस्कुराना भी मैंने तुम्हीं से, हाँ जो तो हम है ही यार। R1 मतलब क्या है, इसका रेट पता करना है, तो इस अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी कितना निकला है वो, दैट मीन्स मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, N1 आउट अपॉन T1। ये तो इसकी बात हो गई कि इससे कितना अमाउंट निकला हुआ है। अच्छा, अगर बेसिकली एक और बात हम करें जो सबसे, इसे आप नोट कर लो, नोट कर लिया। देखो अगर हम R2 की बात करें तो R2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, N2 आउट अपॉन T2। एक बात बताओ, गैसें दोनों सेम टाइम पे डिफ्यूज हुई होंगी, एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम, क्या हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू T2, T1 T2 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू N1 आउट अपॉन N2 आउट। और अगर इस चीज को मैं फॉर्मूले में नोट डाउन करूं तो क्या होता है, जरा देखो, N1 R1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। R1 अपॉन R2 क्या होता है, N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2, ये तो इक्वल हो गया, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा रूट M2 बाई M1। जब आपको ऐसी कंडीशन दी होगी तो T1 T2 तो इक्वल है, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 रूट M2 बाई M1। कितनी गैस इफ्यूज हुई, इसको हम क्या कहते हैं, N1 अपॉन N2 इक्वल टू रूट M2 बाई M1। तो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 बाई M1। तो बेसिकली आप इसे नोट कर लो और इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कितनी गैस बाहर निकले और कितनी है, ये डिपेंड करती है स्मॉल पर, N1 अपॉन N2 रूट अंडर M2 बाई M1। मतलब जो ये M2 की वैल्यू है ये अपॉन M1 में, ठीक है। तो ये मोल्स यहाँ पे आएंगे N1 अपॉन N2 रूट अंडर M2 अपॉन M1। तो आप इसे नोट कर लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक यहाँ पे अपना हुआ, और एक और टॉपिक इसमें हम डिस्कस करते हैं, वो है सेपरेशन ऑफ ए गैस।
सेपरेशन ऑफ ए गैस डिस्कस करने से पहले मुझे थोड़ी जगह चाहिए, आप ये नोट कर लो, फिर मैं करता हूं। चलिए बात करते हैं हम सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब क्या है जरा बताइएगा। आइसो का मतलब सेम, टोप का मतलब भार, सेम एटॉमिक नंबर। हाँ सेम एटॉमिक नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, पर देख लेते हैं आओ। अगर मान लो ये एक अपना कंटेनर है, एक ये दूसरा कंटेनर है, मैं बेटा आप थोड़ा रुक, ऐसे से चलता जाएगा ये कहाँ तक, एन तक। एक्चुअल में इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। मान लो यहाँ पे ये कितना है, Z1 Z2, तो Z1 Z2 हर जगह होगा। कोई दिक्कत है किसी को, तो चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, अगर हम मोल्स की बात करें, यहाँ पे N1 N2 है, यह है N1 डैश N2 डैश, यह है N1 डबल डैश N2 डबल डैश, और ये अलग बात हो गई Z1 Z2 N1 N2। इसके साथ ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो इसका मान लो मोलर मास है M1 M2। अब एक बार हो गया तो बार बार सब में तो वही रहेगा, क्योंकि वही गैस जा रही है, वो फिक्स रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। उसको मत चेंज कर देना ना, नहीं सर गैस स्केप और इसका मास डिफरेंट हो जाएगा, नहीं वो क्यों होगा भाई। ये मान लो N1 N है, N2 N है। ठीक, अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं कि N1 डैश की वैल्यू क्या होगी, N1 डैश कैसे डिफ्यूज होगा, आइए देखिए। अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अभी मैंने जो कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया, जो प्रीवियस टॉपिक है उसी से रिलेटेड है ये, R1 अपॉन R2। अगर हम बात करें तो क्या आएगा जरा बताओ, N1 अपॉन N2। क्या आएगा, N1 अपॉन N2 रूट अंडर, हम N1 डैश अपॉन N2 डैश निकाल रहे हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, N1 डैश अपॉन N2 डैश, एक ही बात है यार। R1 अपॉन R2 डैश मींस N1 अपॉन N2 डैश, N1 आउट यार, आउट N1 डैश ही हुआ ना, N2 डैश ही आउट हुआ है, बोलना यार, कोई प्रॉब्लम है, सेम चीज तो है। तो ये हो जाएगा M2 बाई M1, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अरे मुस्कुराओ यार, हाँ सुबह के कितने बज रहे हैं, 5 o'clock इस समय। ठीक है, आइए घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। N1 डैश अपॉन N2 डैश, अगर हम बात करें यहाँ फिर से आ जाओ, N1 डबल डैश ये आउट हुआ है ना यहाँ से, अपॉन N2 डबल डैश विल बी इक्वल टू, ये भी R1 अपॉन R2 ही होगा, लेकिन इस बार मोल्स N1 अपॉन N2 नहीं होंगे, N1 डैश अपॉन N2 डैश होगा। क्यों, क्योंकि अब देखो ये मोल यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, अब ये फ्यूज कर रहे हैं। ये गलती लोग कर देते हैं, यहाँ पे N1 अपॉन N2 ले लेते हैं, नहीं गलत है। वो क्या होगा, N1 डैश अपॉन N2 डैश रूट अंडर M2 अपॉन M1 ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। N1 डैश N2 डैश की जरा यहाँ पर वैल्यू रखो तो क्या आएगा, N1 अपॉन N2 रूट अंडर M2 बाई M1 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1, दैट विल इक्वल टू N1 अपॉन N2 रूट अंडर M2 बाई M1 का होल स्क्वायर। हो गया। अच्छा, अगर मैं इस तीसरे की, हाँ मान लो कोई तीसरा है उसके लिए लगाऊं, तो N1 ट्रिपल डैश अपॉन N2 ट्रिपल डैश, दैट विल इक्वल टू R1 अपॉन R2 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश रूट M2 बाई M1, और N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश की वैल्यू रखो, क्या आएगा N1 अपॉन N2 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1 होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर M2 बाई M1, दैट मीन्स दैट विल इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू रूट अंडर M2 बाई M1 होल क्यूब, दैट मीन्स N1 अपॉन ट्रिपल, इसका मतलब जो भी अमाउंट आपको आउट करना होगा N1 टू द पावर N अपॉन N2 टू द पावर N, दैट विल इक्वल टू
N1 अपॉन N2 इंटू रूट अंडर M2 अपॉन M1 टू द पावर N। कितने स्टेप तक गया है वो n है, उसी की पावर कर दो, ये यहाँ पे आके निकल जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली हमने देखा कितना अमाउंट ऑफ गैस गया, कितना अमाउंट ऑफ गैस आया, और यहाँ पे आपका गैस का इफ्यूजन और डिफ्यूजन खत्म होता है, और हमने चैप्टर के हाफ ऑफ द पार्ट को कवर कर लिया है। अब इसके बाद है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपसे यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछेगा कितने स्टेप सेपरेशन इन्वॉल्व हुआ, ये पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है, और जो रेशियो आपको सब कुछ सारी वैल्यू गिवन होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन गैस स्टेट से बनता है, चाहे जो भी एग्जाम पूछे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस टॉपिक को कवर किया, और इसके आगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लास्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।